विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान की कक्षा में विद्युत धारा अध्याय को 2 भागों में पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का कंसेप्ट पढ़ा था कि जब चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उन पर इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जिसके कारण वह आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यह त्वरण एक थोड़े समय के लिए होता है, जब तक कि वह दूसरे किसी परमाणु से जाकर टकरा न जाए। 2 क्रमागत संघटों के बीच में जो समय होता है उसको विश्रांति काल कहते हैं। केवल उतने समय के लिए त्वरित होता है और टकराने पर फिर पुनः वह पहली स्थिति में आ जाता है। इस तरह वह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता है और यह सरकने का जो वेग होता है उसी को अपवाह वेग कहते हैं। और यह अपवाह वेग अपरिवर्तित रहता है, मतलब यह त्वरित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, वह त्वरित होते हैं, लेकिन 2 संघटों के बीच में केवल एक बार त्वरण शुरू करेंगे, फिर टकराएंगे, फिर वह स्थिति पहले वाली आ जाएगी। इस तरह जो वो सरकते हैं आगे की तरफ अपवाह वेग से एक तरफ से दूसरी तरफ, वह अपवाह वेग जो होता है वह एक तरीके से नियत रहता है। उस अपवाह वेग को हम वीडी से निरूपित करते हैं। यह पिछली बार हम पढ़े थे और उससे संबंधित हमने पदार्थों की प्रतिरोधकता पढ़ा था। प्रतिरोधकता को हम रो से निरूपित करते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, जिसको सिग्मा से निरूपित करते हैं। और वहाँ हमने धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध भी पढ़ा था, I = NeA/Vd। ये संबंध अपवाह वेग का कंसेप्ट यह महत्वपूर्ण होता है। अपवाह वेग के कंसेप्ट से ओम के नियम का निगमन, धारा और अपवाह वेग में संबंध, इस तरह के प्रश्नों को बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम अब उसके आगे शुरू करते हैं, उसके आगे चलते हैं कि आज की कक्षा में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वह बिंदु हैं, पहला टॉपिक हमें आज जो समझना है, कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। दूसरा, विद्युत ऊर्जा। जब धारा बहती है किसी चालक में तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है और इसी से उसकी शक्ति का भी क्षय होता है। तो कितनी शक्ति होगी, यह विद्युत शक्ति पढ़नी है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। वो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखा है साथ में, बट ये संयोजन हम एक साथ बाद में पढ़ेंगे। बाकी हम दोनों टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, किताबों से मिलान करके उसको समझने की कोशिश करिए, स्वाध्याय करिए। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष क्लासरूम टीचिंग की तुलना में यहाँ पर समझना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन आप पढ़ेंगे, समझेंगे, किताबों से मिलाकर नोट्स बनाएंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपकी पकड़ में आएंगी और जो समस्याएं होंगी उनको आप पूछ भी सकते हैं यहाँ पर। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना पहला टॉपिक जो इसमें है, कार्बन प्रतिरोधक वर्ण कोड। देखिए, प्रतिरोधक जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रिकल परिपथों में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी तार में या किसी भी धातु के तार में प्रतिरोध होता है, लेकिन उच्चतर परास का जो प्रतिरोध होता है, जिसका मान अधिक होता है, ऐसे परास के प्रतिरोधों को हम इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में यूज करने के लिए उसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए और इसलिए हम इन कार्बन प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। जैसा कि लिखा है, देखिए आपकी स्लाइड में ऊपर ही, इलेक्ट्रॉनिक के अधिकतर उपकरणों में कार्बन प्रतिरोध का उपयोग होता है। यह प्रतिरोधक सुसहत, छोटे एवं सस्ते होते हैं। सबसे
मुख्य गुण इनका ये होता है कि ये छोटे होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में लगाए जा सकते हैं। अब क्योंकि यह आकार में छोटे होते हैं, इसलिए उनके मान को हम एक कलर कोड, वर्ण कोड के द्वारा देते हैं। क्योंकि उनके मान को वहाँ पर लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए उनको वर्ण कोड के रूप में लिखा जाता है। अब यह वर्ण कोड क्या है, कलर कोडिंग क्या है, इस कलर कोडिंग को हम समझते हैं। कैसे हम इस कलर कोडिंग से इसका मान निकाल सकते हैं। स्लाइड में यहाँ पर वर्ण कोड लिखा हुआ है, वर्ण कोड है ये, वर्ण कोड। अब देखिए नीचे एक कार्बन प्रतिरोध का चित्र बना हुआ है। इस कार्बन प्रतिरोध के चित्र में 4 समाक्ष वलय बने हुए हैं, रिंग बनी हुई है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 लाल दिखाई दे रही हैं और 1 चांदी रंग की दिखाई दे रही है। यह 4 एक जैसी रिंग इस कार्बन प्रतिरोध पर बनी होती हैं, और यह जो वलय बने होते हैं, इन वलय का जो रंग है वह रंग ही हमें उनका मान बता देता है। यहाँ पर तीनों पहली रिंग लाल रंग की बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अलग अलग रंग की भी हो सकती हैं। अब हम यहाँ से बाईं ओर से देखेंगे, बाईं ओर से मतलब इस साइड से, तो यह पहली जो रिंग होगी इसको हम पहली रिंग कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी होगी, फिर तीसरी और फिर चौथी। पहली जो 2 वलय हैं, पहली 2 धारी जो दिखाई दे रही हैं, यह पहली 2 धारी पहले 2 सार्थक अंकों को बताती है। यानी कि प्रतिरोध का जो मान है, उस मान में जो पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, पहले 2 सार्थक अंक होते हैं, वह सार्थक अंक कौन से होंगे, वह पहली 2 धारियों के रंग से पता चलता है। यानी कि मान लीजिए वह लाल रंग का है, वो पीले रंग का है, तो पीले रंग के लिए कोई अंक होगा, लाल के लिए कोई अंक होगा, नीले के लिए कोई अंक होगा। और यह जो अंक, इसके जो धारियों के रंग होते हैं, उन रंगों की जो सार्थकता सारणी है, यानी किस रंग के लिए कौन सा सार्थक अंक होगा, इसको नीचे अगली स्लाइड में हम लोग एक सूची में देखेंगे कि किस किस रंग के लिए कौन सा कोड है। तो पहली 2 धारी 2 सार्थक अंक को बताती है। तीसरी धारी जो होती है वह दशमलव गुणक बताती है, यानी कि वहाँ पर उसमें अंक में दशमलव कहाँ है, यानी कि 10 का गुणक कहाँ से है, वो इसको हम पावर्स ऑफ 10 भी कह सकते हैं। और अंतिम धारी जो होती है वो सहायता, टॉलरेंस बताती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है कि ये जो मान यहाँ पर निकल के आएगा, यह मान इसका कोड मान होता है, और वास्तव में यह परिपथ में कितना वैल्यू देगा, इस और इस मान में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यह जो अंतर होता है वही इसकी सहायता कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है, और यह प्रतिशत में दी जाती है। मान लीजिए 5%, तो इसका मतलब है कि उस मान का 5% वह इधर उधर हो सकता है। जब वह सर्किट में प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर उसका मान और जो कोड से जो मान दिया गया है उसमें इतना अंतर आ सकता है। तो चौथी जो धारी है, अंतिम धारी, उसका रंग जो बताएगा वो यह बताएगा प्रतिशत में कि उसका टॉलरेंस कितना है। अब हम इसकी सूची देखते हैं और उस सूची में किन रंगों का क्या कोड है यह समझते हैं। देखिए इस सूची में रंग बना है इधर की साइड, पहले कॉलम में काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ग्रे, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी रंग का वर्णहीन, और उसके आगे अंक लिखे हैं। पहला जो कॉलम है वो उसके अंक का है, दूसरा उसके गुणक का है। यानी कि पहले 2 धारियों का अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, यानी कि इन रंगों का हो सकता है, और उस जिस रंग का होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सार्थक अंक हो जाएगा। मान लीजिए पहली धारी पीले रंग की है तो उसका सार्थक अंक 4, यानी कि पहला सार्थक अंक 4 हो गया। दूसरी धारी हरे रंग की है तो उसका सार्थक अंक यहाँ पर 5 है तो वह 5 हो जाएगा। देखिए हरे के आगे क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो यह 5 हो जाएगा। नीले के आगे 6 लिखा है, सार्थक अंक 6 हो जाएगा। और इसके आगे गुणक लिखे हैं, यानी कि तीसरी धारी यदि हरे रंग की है तो उसका गुणक क्या होगा, उतना मान गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4।
और चौथी जो धारी होती है वो केवल 3 तरह की हो सकती है, सुनहरा, चांदी रंग का और वर्णहीन। सुनहरा जब होगा तो वह प्रतिशत 5% सहायता होगी, चांदी के रंग का होगा तो 10% होगी और वर्णहीन होगा तो 20% होगी। अब कभी भी हमें कहीं कलर कोड से इसका मान निकालना हो तो हमें यह सारणी याद होनी चाहिए। इस सारणी को याद करने का एक तरीका है, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आप याद कर लें, इसको आसान है याद करना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसमें जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं वो कैपिटल लेटर्स कलर्स को बता रहे हैं, और जैसे जैसे सीक्वेंस में कलर्स को बता रहे हैं वैसे वैसे उसके मान क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ बी सबसे पहले लिखा है तो बी का मतलब हुआ ब्लैक, तो सबसे ऊपर काला लिखा है, देखिए इसका मान हो जाएगा 0। इसके बाद B1, R रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ऐसे हम 1 2 3 4 9 तक लिखते चले जाएंगे। पहला B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y येलो, ग्रीन हरा, ब्रिटेन B ब्लू, वॉयलेट ग्रे एंड देन वाइट। इस तरह से आप देखें तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या यहाँ बन जाएगी, 6 7 8 और ये 9। तो इस लाइन को हम याद कर लें तो हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे मान निकालेंगे उसका उदाहरण समझते हैं। देखिए यहाँ एक उदाहरण बना हुआ है आपको चित्र में, एक कार्बन प्रतिरोध बना हुआ है जिसका पहला जो बला है पीले रंग का, दूसरा बैंगनी, तीसरा भूरा और चौथा सुनहरा। अब पहला पीला है तो पहला पीले का अर्थ है कि पीला हम देखेंगे यहाँ पर वाई येलो, तो 0 यहाँ से हम बीबी रॉय वाले से ही शायद समझ लें, 0 1 2 3 4, यानी कि येलो वाई का येलो 4 हुआ, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे लिखा है 4। दूसरा है बैंगनी, बैंगनी के लिए यह मान आएगा 7, तो 47 हो गया, और इनटू उसके बाद है भूरा, भूरे के ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 हो गया, मतलब 10 की पावर 1 यानी कि गुणे 10। और सुनहरा है तो सुनहरे के लिए आपका 5% यानी कि 5% मान हो जाएगा सुनहरे के लिए। तो यह मान क्या हो जाएगा 47 × 10 ±5%, नीचे वाला मान जो है। ऊपर वाला जो मान है इसके पहले जो हमने चित्र बनाया था स्लाइड में उसका मान दिया हुआ है। इस तरह से हम इन धारियों के रंगों के द्वारा किसी भी कार्बन रजिस्टर का कोड निकाल सकते हैं। 1 या 2 नंबर में एक कोई कलर दे देगा, उसका नाम वैल्यू पूछ लेगा, या वैल्यू दे देगा तो कलर कोड पूछ लगता है। ठीक है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। देखिए विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इसको समझने के लिए हम पहले एक चालक ले लेते हैं ए बी मतलब इसका एक सिरा ए दूसरा सिरा बी, बिंदु से नाम इसका दिया गया है, जिसमें धारा मान लीजिए आई प्रवाहित हो रही है, उसमें धारा बह रही है। यदि ए बिंदु का विभव वी ए लिखा जाए तथा बी बिंदु का विभव बी पर विभव वी बी लिखा जाए, यानी कि ए का विभव यदि वी ए है और बी बिंदु का विभव वी बी है, धारा ए से बी की ओर बह रही है, तो धारा की दिशा जो होती है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। यानी कि दोनों सिरों के बीच यदि आप विभवांतर देखें धारा की दिशा के अनुसार, तो वह विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या होगा वी ए माइनस वी बी। निश्चित रूप से ए बिंदु का विभव उच्च होगा, बी बिंदु का विभव नीचा होगा, और वी ए माइनस वी बी जब करेंगे तो यह एक धनात्मक राशि आएगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा।
यह चालक AB के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो गया। हम जानते हैं जब विभवांतर होता है तभी धारा बहती है। विभवांतर होने के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से एक तरफ बढ़ते हैं और धारा उत्पन्न करते हैं। यह कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब मान लीजिए डेल्टा टी अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा हमें निकालनी है, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू का मान क्या हो जाएगा, आई डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी समय में उस चालक से जो आवेश प्रवाहित होगा उसका मान हो जाएगा डेल्टा क्यू। अब यदि बिंदु ए का विभव V है तो हम स्थितिज ऊर्जा से जानते हैं कि ए पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, Q इंटू वी ए, क्योंकि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो W बराबर V इंटू क्यू, और यही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ होता है। तो बिंदु ए पर जो आवेश होगा उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, QVA, क्योंकि VA ए बिंदु पर आवेश है, विभव है, और B बिंदु पर विभव है VB, तो यहाँ पर इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, Q इंटू VB होगी। और यदि आवेश A से B तक गया है तो उसके बीच स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है, VA माइनस VB विभवांतर है, तो दोनों बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर होगा वह आवेश डेल्टा क्यू प्रवाहित हुआ है। तो डेल्टा टी समय में यदि डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो डेल्टा क्यू बराबर विभवांतर VA माइनस VB। तो डेल्टा क्यू का मान हम ऊपर से रख देते हैं इस समीकरण से, डेल्टा क्यू बराबर आई डेल्टा टी, और VA माइनस VB को हम विभवांतर V लिखते हैं, यानी कि यह डेल्टा U बराबर माइनस आई वी डेल्टा टी हो जाएगा। माइनस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यह ऊर्जा जो होगी वह घटेगी, क्योंकि विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यह ऊर्जा घट रही है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह ऋणात्मक होगा, माइनस आई वी डेल्टा टी। यह दोनों बिंदुओं के बीच जो आवेश की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यदि हम ऐसे समझें कि यदि आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी रोक टोक, बिना किसी संघट्ट, बिना किसी टकराए पहुंचता है तो वहाँ पर कोई ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, और स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आ रहा है यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जानी चाहिए, क्योंकि कुल जो ऊर्जा होती है वह संरक्षित रहती है। तो यदि स्थितिज ऊर्जा घट रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई वहाँ पर ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है यदि संघट्ट न हो तब। तो ऐसी स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यह वृद्धि क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ पर देखिए तो डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जितनी घटेगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जानी चाहिए थी। और डेल्टा यू का मान आई वी डेल्टा टी होता है, वहाँ ऋणात्मक था, यहाँ धनात्मक हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अब यह जो गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनका जो वेग है वह वेग अपवाह वेग नियत रहता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। जब अपवाह वेग नियत रहता है तो गतिज ऊर्जा भी नियत रहनी चाहिए। अब यह जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए थी क्यों नहीं हुई, यह इस कारण से नहीं हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन संघट्ट करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और जब यह किसी परमाणु से संघट्ट करते हैं तो जितनी इसकी गतिज ऊर्जा उस दौरान बढ़ती है वह गतिज ऊर्जा यह परमाणु को स्थानांतरित कर देते हैं, परमाणु को दे देते हैं, और उसके कारण परमाणु कंपन करने लगता है। और यह तीव्र कंपन जब होता है तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, और यह ऊष्मा उस तार या उस चालक को गर्म करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब धारा बहती है किसी चीज़ में तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके उत्पन्न होने का यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होनी चाहिए थी
वह वृद्धि दो क्रमागत संघटों के बीच में तो होती है, लेकिन जैसे ही वह टकराता है तो वह अपनी गतिज ऊर्जा परमाणु को दे देता है और परमाणु कंपन करते हैं, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यह ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, यदि डेल्टा टी समय में ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा क्षय हो रही है, वहाँ पर जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जा रही है, उसका मान डेल्टा डब्ल्यू बराबर आई वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि आई वी इंटू डेल्टा टी यही इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि थी। तो इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो यह परमाणु को स्थानांतरित करेगा, उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, आई वी डेल्टा टी। यानी कि वहाँ जो कार्य होगा वह कार्य के रूप में क्षय हो जाएगा, और जब धारा बहती है तो यही विद्युत ऊर्जा उसमें क्षय होती है, और इसी विद्युत ऊर्जा को हम कहते हैं कि धारा बहते समय यह विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। और जब विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी तो हम यदि देखें तो एकांक समय में क्षय ऊर्जा को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समय में मतलब एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। तो एकांक समय में क्षय ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहेंगे। इसे P से निरूपित करते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। समय से भाग कर देंगे, यहाँ पर आई वी डेल्टा टी मान रखेंगे, तो आई वी डेल्टा टी मान रखेंगे तो यह डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, बचेगा P बराबर आई वी, या P इज इक्वल टू वी आई। यह उसकी विद्युत शक्ति हो जाएगी। अब यह जो ऊर्जा में क्षय होता है, यह ऊर्जा में क्षय, यह ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, यह कार्य कहाँ से होगा, इसी नाते हमें किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित कराने के लिए कोई स्रोत लगाना पड़ता है, कोई सेल लगाना पड़ता है। वह सेल और वह स्रोत ही उसको यह ऊर्जा प्रदान करता है, और जब तक वो सेल काम करता है तब तक यह ऊर्जा उसे मिलती रहती है, और जितनी सेल कार्य करता है उतनी ऊर्जा का क्षय होता है। जैसे आपके यहाँ पावर हाउस से बिजली आती है, आप उसका पेमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि वह आपको उतना कार्य, उतनी विद्युत ऊर्जा, उतनी विद्युत शक्ति प्रदान कर रहा है। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू वी आई आ गया। ओम के नियम के अनुसार यदि हम V इज इक्वल टू आई आर ऊपर वाले समीकरण में रख दें तो इसको दो और रूपों में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यह दोनों रूप में भी इसकी शक्ति को लिखा जा सकता है। यह दो छोटे छोटे टॉपिक हमने आज कवर किए, दोनों का आप पढ़ लेंगे, कलर कोड और ऊर्जा और शक्ति। शक्ति का मात्रक वगैरह जो आप पहले पढ़ते हैं, वाट, किलोवाट, जिसमें भी रिप्रेजेंट करिए, वही मात्रक यहाँ पर भी होता है, और इन्हीं मात्रकों से हम ऊर्जा का एक कॉमर्शियल यूनिट भी निकालते हैं। तो बच्चों आप इसे पढ़िएगा। हम लोग अगले लेक्चर में जो इस का एक भाग प्रतिरोधों का संयोजन बचा है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।